ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। Myself Dr. Jayaprakash Singh in Naturopathy and Yogic Science, Nutrition and Wellness Advisor। इस वीडियो का टॉपिक है डायबिटीज। डायबिटीज होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, डायबिटीज होने के सिम्टम्स क्या हैं, हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट डालती है, डायबिटीज होने के रीजंस क्या हैं, इसे हम कैसे क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले डायबिटीज को समझते हैं। अब व्हाट इज द डायबिटीज? बेसिकली डायबिटीज है क्या? हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, एक डिफाइंड लिमिट से ऊपर पहुंच जाती है, जो हेल्दी पर्सन के लिए एक लिमिट डिसाइडेड कर रखी है, उससे ऊपर होने पर हम उसे डायबिटिक बोलते हैं। इस प्रोसेस में पैनक्रिया या तो इंसुलिन रिलीज नहीं करती, और करती भी है तो उसका सही से सदुपयोग नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ग्लूकोज को सेल्स के अंदर जाके एनर्जी देने के बजाय वो ब्लड में स्टोर होना शुरू हो जाता है, ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे लिमिट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इंसुलिन जो रिलीज हुआ पैनक्रिया के द्वारा, उसका सही से सदुपयोग नहीं होना, ये डायबिटीज कहलाती है। अब डायबिटीज तीन तरह की होती है। टाइप 1 डायबिटीज, ये जनरली बच्चों में और यंग एडल्ट में पाई जाती है। इसमें पैनक्रिया या तो इंसुलिन रिलीज नहीं करती, और करती है तो बहुत कम करती है, और इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं। ये 5 से 10% लोगों को होती है। टाइप 2 डायबिटीज कॉमनली 90 से 95% लोगों में यही डायबिटीज पाई जाती है। इसमें पैनक्रिया इंसुलिन तो रिलीज करती है, पर किसी कारणवश उस इंसुलिन का सही से सदुपयोग नहीं हो पाता, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है, तो उसे टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। तीसरे तरह की डायबिटीज होती है जेस्टेशनल डायबिटीज। ये प्रेग्नेंट लेडीज में पाई जाती है, और प्रेगनेंसी के साथ साथ ये डायबिटीज भी सही हो जाती है। पर इसमें प्रॉब्लम यह है कि जिन लेडीज को जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, उनको फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो बेबी पैदा होता है उसे भी लाइफ में डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। अब डायबिटीज के सिम्टम्स क्या हैं? बेसिकली डायबिटीज जब हो जाती है लोगों को, तो इसके कुछ सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। वो सिम्टम्स क्या है? जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इन नाइट टाइम, जल्दी जल्दी प्यास लगना, भूख लगना, जल्दी जल्दी थक जाना, आंखों की आईसाइट का ब्लर हो जाना, टायर्डनेस आना, जैसे घाव हीलिंग देर से होना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। पैरों में नमनेस आ जाना, और जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनका बेसिकली डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आना, या जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होना, स्किन इन्फेक्शन है, यूरिनेशन इन्फेक्शन है, तो ये इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि शायद डायबिटीज तो नहीं है। इसके अलावा डायबिटीज का हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को डायबिटीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हार्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है, हार्ट, किडनी है, ब्लड वेसल्स है, नर्व सिस्टम है, आईज है, इन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और हमारे लेग्स एंड फीट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इस तरह से हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को डायबिटीज खराब करती है। और इसके अलावा डायबिटीज के होने के रीजंस क्या है? बेसिकली डायबिटीज होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। नंबर 1 तो हेरिडिटी है। टाइप 1 डायबिटीज 2 से 5% हेरिडिटी के थ्रू होती है। जिन पेरेंट को टाइप 1 डायबिटीज होती है, उनके बच्चों को होने के चांसेस होते हैं 2 से 5% होते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज होती है, उसमें 10 से 15% हेरिडिटी में आने के चांसेस होते हैं। और जिन बच्चों की मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज हुई थी, उनको भी होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से डायबिटीज होती है। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज ना करना, एक्सेसिव वर्क करना। इसके अलावा मेन रीजन है इसका टेंशन। मेन रीजन है टेंशन, और केमिकल पेस्टिसाइड भी इसका रीजन है। जैसे आपने देखा होगा आज की डेट में बहुत सारा केमिकल पेस्टिसाइड फार्मिंग में यूज होता है। इस तरह का हम खाना खाएंगे तो हमारे ऑर्गन्स के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस बढ़ जाती है। इसकी वजह से ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से भी ये डायबिटीज हो जाती है। 60 to 70% डायबिटीज स्ट्रेस की वजह से होती है। स्ट्रेस एक मेन रीजन है जिसकी वजह से डायबिटीज होती है। अब स्ट्रेस होता क्यों लोगों को? स्ट्रेस होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि लंबे समय तक किसी से घृणा करना, नेगेटिव थॉट माइंड में लेके आना, ब्लेम करना, ज्वेलसी करना, इस तरह के हमारे माइंड में थॉट आना शुरू हो जाते हैं। और कंटिन्यूअस हम इस तरह के थॉट आते रहते हैं, तो हमारी ये हैबिट बन जाती है। और जैसी हैबिट बनती है
तो हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं करता, और कई बार हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन रिलीज करता है वो पॉइजनियस हो जाते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन्स है, वो क्या करता है कि हमारे ऑर्गन्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है, बट उसकी अगर क्वालिटी सही नहीं है या प्रॉपर मात्रा में रिलीज नहीं हुआ तो जो डैमेज ऑर्गन्स है उनकी रिपेयर नहीं हो पाती। दूसरा हमारा पैनक्रिया है, पैनक्रिया इंसुलिन रिलीज करती है। अब ड्यू टू कंटिन्यूअस स्ट्रेस अगर पैनक्रिया से जो रिलीज हुआ इंसुलिन उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो चुकी है तो जो उसे काम करना चाहिए था ग्लूकोज को लेके सेल्स के अंदर जाना, वहां पर इससे एनर्जी मिलना, प्रोवाइड कराना, बट वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ग्लूकोज ब्लड के अंदर फ्लोट करना शुरू कर देता है और एक डायबिटीज पेशेंट बन जाते हैं। अब स्ट्रेस होने के भी रीजन्स होते हैं, बहुत सारे रीजन है स्ट्रेस होने के। तो उसका एक पहला रीजन, मेन रीजन है डाइवोर्स हो जाना या स्पाउस की डेथ हो जाना। दूसरा रीजन है हस्बैंड वाइफ के प्रॉपर रिलेशन ना होना ड्यू टू थॉट प्रोसेस, या थर्ड पर्सन का किसी का इन्वॉल्वमेंट है तो उनके अच्छे से रिलेशन नहीं होना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है स्ट्रेस का। और इम्प्रेजमेंट, हम कई बार गुस्से में या बिकॉज ऑफ नेगेटिव थॉट या बेसिकली अनजाने में कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे कि कोर्ट केस लग जाते हैं, सजा हो जाती है, उस केस में भी नेगेटिवली पैदा हो जाती है। और जॉब लॉस हो जाता है, जैसे पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, बहुत सारे लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, कट के सैलरी मिल रही है पर खर्चे कम नहीं हुए, दैट इज ऑल्सो रीजन ऑफ स्ट्रेस। कई बार आपने देखा होगा आज की डेट में महंगाई बढ़ती जा रही है पर इनकम नहीं बढ़ रही, इनकम एक या तो कम हो रही है या स्टैग्नेट हो चुकी है, जिसकी वजह से अगर महंगाई ज्यादा कमाई कम, वो भी एक स्ट्रेस का रीजन है। और इसके अलावा जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चाइल्ड, जो हमारे बच्चे होते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो पूरा नहीं फुलफिल नहीं कर पाते, वो भी एक रीजन है। कई बार बच्चे रॉन्ग पाथ फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कई बार क्या होता है हमारी जो प्लानिंग होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, रिटायरमेंट के बाद पैसा कहाँ से आएगा, सोर्स ऑफ इनकम क्लियर नहीं होते, तो ये मल्टीपल रीजन है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस पैदा होता है। स्ट्रेस हमारी बॉडी को दो तरह से इम्पैक्ट करता है। पहला पार्ट है कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब करना, कंटिन्यूअस हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे ग्लैंड्स को हार्मोन्स सीक्रेट करने चाहिए थी उनकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, हार्मोन्स पॉइजनियस हो जाते हैं, जो उनको काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाते। जैसे इंसुलिन है जो पैनक्रिया रिलीज करती है, अगर वो प्रॉपर रिलीज नहीं होगा, क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, तो इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को कैरी करके सेल्स के अंदर ले जाना, और सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके अंदर बर्न होकर एनर्जी जनरेट होती है, वो नहीं होगी तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या करेगा, ब्लड के अंदर बढ़ना जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे पेशेंट बन जाते हैं। और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से होती है। और दूसरा रीजन है हम ड्यू टू स्ट्रेस हम रॉन्ग हैबिट एडॉप्ट कर लेते हैं, अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न एडॉप्ट कर लेते हैं, एक्सेसिव स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, एक्सेसिव ड्रिंक लेना शुरू करते हैं। तो ये सारे रीजन्स हैं और ये स्ट्रेस, पहले स्ट्रेस क्रिएट होता है, स्ट्रेस से बीमारी बनती है। अब हम समझते हैं कि डायबिटीज किस तरह से बॉडी के अंदर बिल्ड होती है और इसका फ्लो क्या होता है। इंसुलिन और ग्लूकोज सेल्स, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ये आपस में कैसे कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं और किस तरह से ग्लूकोज धीरे धीरे ब्लड के अंदर बढ़ता है। इसके 3-4 रीजन होते हैं। पहला रीजन है जब हम खाना खाते हैं तो खाना ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो लिवर के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जब भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है लिवर उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के फॉर्म में रिलीज करता है ब्लड के अंदर, और पैनक्रिया इंसुलिन रिलीज करती है, इंसुलिन ग्लूकोज को कैरी करता है, सेल्स के पास ले जाता है। सेल्स में रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर ओपन होते हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसके अंदर बर्न होता है ग्लूकोज, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो होता क्या है, कई बार इंसुलिन भी प्रॉपर है, ग्लूकोज भी प्रॉपर है, पर सेल्स के रिसेप्टर ओपन नहीं हुए, जिसकी वजह से उसने 100% ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं किया, 70-80% किया, 10 to 20% ग्लूकोज ब्लड में रह गया और उसे और एनर्जी चाहिए और मैसेज दे दिया ब्रेन को रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, लिवर ने और ग्लूकोज रिलीज कर दिया, पैनक्रिया ने और इंसुलिन रिलीज कर दिया। इस तरह से एक्स्ट्रा ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, एक्स्ट्रा इंसुलिन रिलीज हो रहा है और ब्लड में फ्लोट कर रहे हैं। सो शुरुआती दिनों में बेसिकली ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज भी होता है, इंसुलिन भी होता है, पर धीरे धीरे जब पैनक्रिया को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है तो उसका इंसुलिन वो वीक होना शुरू हो जाती है, कुछ समय के बाद इंसुलिन रिलीज कम करना शुरू कर देती है।
इंसुलिन की क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से वो रिसेप्टर एक्सेप्ट कर पाए। इसकी वजह से भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में फ्लोट करता है। तीसरा रीजन क्या है, जो भी लिवर ने ग्लूकोज रिलीज किया वो ज्यादा कर दिया, जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा कर दिया, उस केस में पैनक्रियाज को इंसुलिन ज्यादा रिलीज करना पड़ता है। उस समय भी पैनक्रियाज जब कंटिन्यूस ज्यादा रिलीज करेगी तो भी वीक हो जाती है, और वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज यूज नहीं हुआ क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा थी। तो जब केमिकल पेस्टिसाइड यूज करने की वजह से लिवर में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से, उसका प्रॉपर फंक्शनिंग न होने की वजह से एक्स्ट्रा ग्लूकोज रिलीज करने से वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में फ्लोट करता है, और इसके बाद धीरे धीरे डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। तीसरा रीजन क्या है, जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज कम होता है पैनक्रियाज रिलीज करती है, जिसे बोलते हैं ग्लूकागॉन। उसको लिवर को इन्फॉर्मेशन देता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करके रिलीज करने के लिए, और जैसे लिवर ग्लूकोज रिलीज करता है बट वो क्वांटिटी कम होती है, इंसुलिन प्रॉपर होता है, जिसकी वजह से ब्लड का ग्लूकोज कम हो जाता है। इसे हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मेन प्रॉब्लम कहां पर है, आइदर पैनक्रिया, लिवर और सेल्स, तीन जगह प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें पैनक्रिया दो तरह के हार्मोन रिलीज करती है, ये अल्फा सेल्स होते हैं ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करते हैं। कई बार ग्लूकागॉन की क्वालिटी प्रॉपर नहीं होती, इंसुलिन की क्वालिटी प्रॉपर नहीं होती, ग्लूकागॉन ज्यादा ग्लूकोज रिलीज करा देता है, कई बार कम कराता है, कई बार लिवर ज्यादा कर देता है, कई बार कम करता है, कई बार जितनी रिक्वायरमेंट नहीं होती उससे ज्यादा, कई बार रिसेप्टर ओपन नहीं होते। मल्टीपल रीजन होते हैं डायबिटीज होने के। अब इसको समझने के लिए, इसे ठीक करने के लिए अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, दिस इज द प्रॉब्लम। अब ट्रीटमेंट क्या है, किसी भी बीमारी को सही करने के लिए सबसे पहले हमें सोचना पड़ता है कि वो जो भी बीमारी हुई है उससे रिलेटेड ऑर्गन्स में कोई न कोई टॉक्सिन डिपॉजिट है, टाइम के अकॉर्डिंग टॉक्सिन डिपॉजिट हो चुके हैं, या उससे रिलीज हार्मोन से उनकी क्वालिटी डिग्रेड हो चुकी है। तो सबसे पहले हम उस ऑर्गन्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं। अब डिटॉक्सिफाई करने के नेचुरोपैथी में बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छे तरीके हैं, और इसमें जैसे हम पहले हिप बाथ, पैक ऑन एब्डोमेन, मड पैक लगाते हैं एब्डोमेन पर, एनिमा का यूज करते हैं, स्टीम बाथ देते हैं, हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, जिसके थ्रू हमारे स्टमक के सराउंडिंग जितने भी टॉक्सिन होते हैं धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाते हैं, और पूरी बॉडी के धीरे धीरे टॉक्सिन निकलना शुरू हो जाते हैं। जब ऑर्गन्स के टॉक्सिन निकलना शुरू हो जाते हैं तो धीरे ऑर्गन्स की ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस बढ़ना शुरू हो जाती है। दूसरा पार्ट आता है रिलेटेड द एक्सरसाइज, प्राणायाम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे प्राणायाम बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, मंडूक आसन है, वॉक, मॉर्निंग वॉक बहुत इफेक्टिव होती है डायबिटीज पेशेंट के लिए। तो हम बहुत सारे आसन, प्राणायाम, यौगिक क्रियाएं करके इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। थर्ड पार्ट आता है न्यूट्रिशन। एक्चुअली किसी भी ऑर्गन्स को एक्टिव करने के लिए न्यूट्रिशन बहुत ही जरूरी है। हमें इस डायबिटीज पेशेंट के लिए, जो भी पेशेंट है उन्हें स्प्राउटेड फूड खाना चाहिए, अपक्व आहार, अंकुरित होना चाहिए, बिना पका हुआ होना चाहिए, बिना नॉन हीटेड होना चाहिए। जब हम उसे खाते हैं तो उसमें हाई न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है, और हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, लो फैट डाइट लेनी चाहिए, और हमारी डाइट में प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, जिससे डाइजेशन करने में लंबा समय लगे। जब हाई फाइबर डाइट लेते हैं तो भी डाइजेशन प्रोसेस स्लो होती है, लंबे समय में होती है, एकदम हमारा ग्लूकोज ब्लड में नहीं जाता, और धीरे धीरे हम उसे मैनेज कर पाते हैं, पीक नहीं आता। इसके अलावा हमें जो सीजनल वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं वो यूज करना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल बहुत अच्छी होती है इस तरह की उसमें, और स्पेशली फॉर डायबिटीज पेशेंट आप करेले का जूस, मेथी दाना रात को भिगो के सुबह खा सकते हैं, और जामुन वगैरह, गार्लिक और ब्रोकली, ये इस तरह की चीजें हैं जो डायबिटीज पेशेंट को बहुत ही लाभदायक होती हैं। तो डायबिटीज पेशेंट को सही करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन देखिए धीरे धीरे अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हमारे ऑर्गन्स एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे पैनक्रिया जो इंसुलिन रिलीज कर रही थी उसकी क्वालिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव होती है, लिवर भी सही से फंक्शन करना शुरू कर देता है, और सेल्स के रिसेप्टर प्रोटीन की वजह से सही से काम करना शुरू कर देते हैं। और हम अगर इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आने वाले समय में हम डायबिटीज से अपने आप को क्योर कर सकते हैं। अगर जिसको प्री डायबिटीज पेशेंट है वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, और जिनकी डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है वो 100% क्योर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम लोगों से शेयर जरूर करें, क्योंकि आपने सुना होगा पहली बार डायबिटीज का जो भी टेस्ट कराता है उसकी डायबिटीज बहुत ज्यादा बड़ी होती है, उन लोगों को नहीं पता होता इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, रीजन्स क्या है, किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि हमें डायबिटीज का टेस्ट कराना चाहिए। लोग इसे अनजाने में टेस्ट नहीं कराते,
और जब कराते हैं तो फिर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है किसी भी हेल्थ टॉपिक पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।